नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज आप सभी का स्वागत करता हूं डीआर गुरुकुल में। यह आपका एसएससी सीजीएल पीवाईक्यू सीरीज डे 14 वीडियो लेक्चर है और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 50 पीवाईक्यू प्रश्नों को कवर करेंगे जो कि आपके एसएससी सीजीएल एग्जाम 2024 टीयर 1 में पूछे गए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द फंडामेंटल राइट्स। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मौलिक अधिकारों के बारे में गलत है। तो हमें गलत कथन बताना है। तो पहला कथन दिया है, फंडामेंटल राइट्स कैन बी इन्फोर्स्ड बाय लॉ। मौलिक अधिकारों को कानून द्वारा लागू किया जा सकता है। ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट दिया है कि फंडामेंटल राइट्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन। तो मौलिक अधिकार ब्रिटेन के संविधान से लाए गए हैं। तो ये आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ये अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं। अमेरिकी संविधान से प्रेरित है आपका फंडामेंटल राइट्स। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और अगला स्टेटमेंट दिया है कि फंडामेंटल राइट्स आर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द आर्टिकल 12 to 35। मौलिक अधिकार संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 में उल्लिखित हैं। ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। अगला स्टेटमेंट दिया है कि आर्टिकल 21 प्रोवाइड्स द राइट टू लाइफ। अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार प्रदान करता है। ये भी आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। तो ये आपका लेवल 1 का प्रश्न है, क्योंकि आप इससे अगर फंडामेंटल राइट्स के बारे में आपने सारी जानकारी टिप पर याद रखी है तो आप इस प्रश्न को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मौलिक अधिकार भारत के संविधान में अमेरिकी संविधान से प्रेरित है, ना कि ब्रिटेन के संविधान से। ब्रिटिश संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख नहीं है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है आपका यहाँ से, अंडर विच स्कीम आर कोलेटरल फ्री लोन्स ऑफ अप टू 10 लाख एक्सटेंडेड बाय द मेंबर लैंडिंग इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। भारत में सदस्य उधार संस्थानों द्वारा 10 लाख तक के गारंटी मुक्त ऋण किस योजना के तहत दिए जाते हैं। तो यह आपका प्रदान किया जाता है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। और यह आपका लेवल 2 का प्रश्न है, इसके लिए आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा इस प्रश्न पर। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत छोटे व्यवसायों को बिना गारंटी के 10 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाता है। यह जो योजना है छोटे उद्यमों को वित्तीय समर्थन प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। और ये आपका लेवल 2 का प्रश्न इसलिए है क्योंकि जो योजनाएं हैं उनको याद करना थोड़ा टफ होता है, क्योंकि उसमें आपको जो संस्थान है उसके बारे में याद रखना पड़ता है और दूसरी चीज़ की उसकी धनराशि कितनी है, उसमें कितने ऋण मतलब कि कितने रुपए की राशि प्रदान किया जाता है, और यह योजना कब और क्यों और किस वर्ष आपका शुरू किया गया था, किसके द्वारा शुरू किया गया था, यह भी। तो ये आपका लेवल 2 का प्रश्न है। अगला प्रश्न यहाँ से है, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल ऑब्जर्व्ड इन असम इज मेजॉरली सेलिब्रेटेड बाय वैष्णवाइट्स। असम में मनाए जाने वाले निम्नलिखित त्योहारों में से कौन सा प्रमुख त्योहार वैष्णवों द्वारा मनाया जाता है। तो वैष्णवों द्वारा मनाया जाता है आपका ढोल यात्रा त्यौहार। और ये आपका लेवल 1 का प्रश्न है, क्योंकि अगर आपने फेस्टिवल चैप्टर को अच्छे से कवर किया है तो इस प्रश्न को आप आसानी से कर सकते हैं। ढोल यात्रा असम में भगवान कृष्ण को समर्पित वैष्णवों द्वारा मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्यौहार है। यह होली से मिलता जुलता त्यौहार है और प्रेम व भक्ति का प्रतीक है आपका ढोल यात्रा त्यौहार। दोल यात्रा त्यौहार है आपका दोल यात्रा त्यौहार। अगला प्रश्न यहाँ से, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ मंथ इज द कोल्डेस्ट इन नॉर्थ इंडिया। उत्तर भारत में निम्नलिखित में से कौन सा महीना समूह सबसे ठंडा है। तो उत्तर भारत में सबसे ठंडा महीना समूह है आपका दिसंबर एंड जनवरी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये आपका लेवल 1 का प्रश्न है, क्योंकि भाई जो नॉर्थ साइड मतलब रहते हैं भारत में तो उन्हें अच्छी तरह से पता है कि कौन सा महीना बहुत ज़्यादा ठंडदायक होता है। दिसंबर और जनवरी उत्तर भारत में सबसे ठंडे महीने माने जाते हैं। इन महीनों में उत्तर भारत में तापमान सबसे निचले स्तर पर होता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा और ये आपका लेवल 1 का प्रश्न है। अगला प्रश्न यहाँ से, सम ऑफ द तालाज इन्वेंटेड बाय डैश इंक्लूडिंग त्रिमुखी, पंचमुखी, सप्तमुखी एंड नवमुखी। तो डैश द्वारा आविष्कृत कुछ तालों में त्रिमुखी, पंचमुखी, सप्तमुखी और नवमुखी शामिल है। तो इन सभी का आविष्कार किया गया है एम बाल मुरली कृष्ण द्वारा। एम बाल मुरली कृष्ण आपका करेक्ट आंसर होगा और ये आपका लेवल 2 का प्रश्न है।
एम बाल मुरली कृष्ण एक महान भारतीय संगीतकार थे जिन्होंने विभिन्न तालों का आविष्कार किया। उनके द्वारा आविष्कृत ये ताल उनके द्वारा आविष्कृत ये ताले भारतीय शास्त्रीय संगीत में अनोखी तालबद्धता प्रस्तुत करते हैं। और ये हैं एम बाल मुरली कृष्ण जिन्होंने इन तालों का आविष्कार किया है, जिसमें आपका त्रिमुखी, पंचमुखी, सप्तमुखी और नौमुखी प्रमुख ताल हैं। अगला प्रश्न है यहाँ से, इन विच ईयर वॉज द टेम्पल एंट्री मूवमेंट स्टार्टेड बाय भीमराव अंबेडकर? भीमराव अंबेडकर द्वारा मंदिर प्रवेश आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो मंदिर प्रवेश आंदोलन आपका भीमराव अंबेडकर जी द्वारा शुरू किया गया था 1927 में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। और यह आपका लेवल 1 का प्रश्न है, क्योंकि यह आपने अगर फेमस पर्सनालिटी चैप्टर कवर किया है तो उसमें आपको पढ़ने को मिला होगा। अगर आप पिनेकल की बुक से पढ़ते हैं जो स्ट्रेटेजी के है तो उसमें भी आपको फेमस पर्सनालिटी नाम का चैप्टर मिलेगा। फेमस पर्सनालिटी चैप्टर करके है, उसमें आपको जैसे कि महात्मा गांधी जी के बारे में पढ़ने को मिलेगा, महात्मा जी गांधी द्वारा कितने आंदोलन किए गए थे उसके बारे में पढ़ने को मिलेगा। और जैसे कि महात्मा गांधी जी जैसे ही मतलब कि अन्य जो फेमस क्रांतिकारी हैं जैसे कि बी आर अम्बेडकर, सुभाष चंद्र बोस जी, उन सभी के बारे में पढ़ने को मिलेगा आपको। तो आप लोग कहीं से न कहीं से जहाँ से हो सके आपसे फेमस पर्सनालिटी चैप्टर को बहुत ही अच्छे से पढ़िए, क्योंकि ये भाई आपका लेवल 1 का प्रश्न है। डायरेक्टली मतलब कि इसमें आपको मैक्सिमम 2 to 3 सेकंड लगना चाहिए। 1927 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अछूतों के मंदिर प्रवेश के अधिकार के लिए यह आंदोलन शुरू किया था। इसका उद्देश्य सामाजिक समानता को बढ़ावा देना था। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी, टेम्पल एंट्री मूवमेंट आपका स्टार्ट किया गया था भीमराव अंबेडकर द्वारा 1927 में। अगला प्रश्न यहाँ से, हु एमंग द फॉलोइंग डांसर वाज द फर्स्ट वन फ्रॉम द स्टेट ऑफ उड़ीसा टू बी कन्फर्ड द पद्म विभूषण अवार्ड? निम्नलिखित में से कौन उड़ीसा राज्य के पहले नर्तक थे जिन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो पद्म विभूषण पुरस्कार से आपका सम्मानित किया गया था केलुचरण महापात्रा जी को। केलुचरण महापात्रा जी आपका एसोसिएटेड है उड़ीसी डांस से, ये आप जानते होंगे। और इन्हें ही पद्म विभूषण अवार्ड से पहली बार आपका सम्मानित किया गया था। उड़ीसा राज्य के पहले नर्तक हैं जिन्हें आपका पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और ये आपका लेवल 1 का प्रश्न है। ये आपका ना पिनेकल की बुक में आपको एक और चैप्टर मिलेगा आर्ट पर्सनालिटीज करके, आर्ट्स पर्सनालिटीज, उसमें आपको ये पढ़ने को मिलेगा। जो फेमस पर्सनालिटीज हैं जैसे कि केलुचरण महापात्रा जी, पंडित बिरजू महाराज जी, उदय शंकर जी, गुरु विपिन सिंह जी, तो इन सभी के बारे में आपको इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। तो आप लोग इस चैप्टर को पूरी तरह से कवर कर जाइए 2 बार 3 बार, क्योंकि ये चैप्टर आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। तो केलुचरण महापात्रा उड़ीसी के महान उड़ीसी नर्तक हैं, उड़ीसा के एक महान उड़ीसी नर्तक हैं जिन्हें भारतीय नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न आपका क्या है यहाँ से, संकल्प गुप्ता इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स? संकल्प गुप्ता निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो संकल्प गुप्ता जी जो हैं यह संबंधित है चेस से। शतरंज आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। और ये आपका लेवल 1 का प्रश्न है। ये आपका स्पोर्ट्स एंड पर्सनालिटी चैप्टर से पूछा गया प्रश्न है। स्पोर्ट्स चैप्टर आपको बेसिकली मिलेगा, तो उससे पूछा गया आपका प्रश्न है चेस। और संकल्प गुप्ता आपका संबंधित है चेस से। संकल्प गुप्ता भारत के एक युवा शतरंज खिलाड़ी हैं जिन्होंने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों में सफलता प्राप्त की है। अगला प्रश्न यहाँ से क्या है आपका, वेयर वॉज द 1912 सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इन बिहार? 1912 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन बिहार में कहाँ आयोजित हुआ था? तो यह बिहार में आयोजित हुआ था बांकीपुर में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा बांकीपुर। और ये आपका लेवल 1 का प्रश्न है। लेवल 1 का प्रश्न इसलिए है क्योंकि भाई जितने भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हैं आपको उनके बारे में पता रहना चाहिए डेट के साथ और कहाँ पर हुए थे। तो ये आपका लेवल 1 का प्रश्न है। बांकीपुर में 1912 का कांग्रेस अधिवेशन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण सभा थी। इस अधिवेशन में स्वतंत्रता के प्रति जागरूकता फैलाने का कार्य किया गया था। अगला प्रश्न यहाँ से, हारमोनियम प्लेयर तुलसीदास बोरकर वाज अवॉर्डेड विथ विच ऑफ द विथ डैश इन 2016?
तो हारमोनियम वादक तुलसीदास बोरकर को 2016 में डैश से सम्मानित किया गया था। तो इन्हें सम्मानित किया गया था पद्मश्री पुरस्कार से। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, पद्मश्री पुरस्कार। और ये आपका लेवल 2 का प्रश्न है थोड़ा, क्योंकि ये आपका आर्ट एंड पर्सनालिटी चैप्टर से ही है, आप लोग इसे जरूर पढ़ लीजिए आर्ट एंड पर्सनालिटी चैप्टर को। तुलसीदास बोरकर को संगीत के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए 2016 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। वे भारतीय शास्त्रीय संगीत में हारमोनियम वादन के लिए प्रसिद्ध है। तो 2016 में इन्हें सम्मानित किया गया था पद्मश्री पुरस्कार से। अगला प्रश्न यहाँ से, विच ओशियन इज इनसर्कलिंग द कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका एक्सटेंडेड नॉर्थवर्ड टू 60 डिग्री साउथ लेटीट्यूड। कौन सा महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप को घेरता है और 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक उत्तर की ओर फैला हुआ है? तो यह आपका साउथर्न ओशियन। आपको ओशियन चैप्टर मैंने पढ़ाया है, आप लोग उस चैप्टर को 2 बार पढ़ सकते हैं अपने से, अगर आपके पास पिनेकल की बुक है तो। और ये आपका ओशियन चैप्टर से प्रश्न है, और ये आपका लेवल 1 का प्रश्न है। वैसे भी अगर आपको अगर जानकारी है महासागरों के बारे में तो आप इस प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका को घेरता है और 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। यह क्षेत्र ठंडे पानी और ध्रुवीय समुद्री जीवन के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ से, विच आर्टिकल मेंशन द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख करता है? तो यह है आर्टिकल 148। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। और यह भी आपका लेवल 1 का प्रश्न है, क्योंकि पॉलिटी में जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स में आपका आता है और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का पोस्ट, तो आप लोगों को ये चीज़ें तो याद ही रहनी चाहिए। तो ये आपका लेवल 1 का प्रश्न है। अनुच्छेद 148 के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का प्रावधान किया गया था। यह पद भारत सरकार की वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करता है, जो आपका नियंत्रक और महालेखा परीक्षक पद है। अगला प्रश्न है यहाँ से, हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट इंडियन टू विन गोल्ड एट जूनियर वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप इन मई 2022। निम्नलिखित में से कौन मई 2022 में जूनियर वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं? तो ये हैं हर्षदा शरद गरुड़। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, हर्षदा शरद गरुड़। ये आपका लेवल 2 का प्रश्न है, क्योंकि देखिए भाई नियर अबाउट 2 साल पहले का आपका करंट अफेयर का प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। हर्षदा गरुड़ जूनियर वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय हैं। उन्होंने यह उपलब्धि 2022 में हासिल की है। अगला प्रश्न है यहाँ से, द रियल नेम ऑफ बाबर द फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी इन इंडिया वाज। तो भारत में मुगल वंश के संस्थापक बाबर का असली नाम क्या था? तो बाबर का असली नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, जहीरुद्दीन मोहम्मद इसका बाबर का असली नाम था। और ये आपका लेवल 2 का प्रश्न है, क्योंकि ये आपको बहुत ही कम बुक में देखने को मिलेगा। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बाबर का असली नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद था, जो 16वीं सदी में भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखने वाले शासक थे। अगला प्रश्न यहाँ से, अबाउट व्हाट परसेंटेज ऑफ पैसेंजर ट्रैफिक इज कैरिड बाय रोड इन इंडिया। तो भारत में सड़कों द्वारा लगभग कितने प्रतिशत यात्री यातायात होता है? तो यह प्रतिशत है 87%। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। और यह आपका लेवल 2 का प्रश्न है, क्योंकि रेड नेटवर्क के बारे में भाई बहुत ही कम चैप्टर्स में आपको पढ़ने को मिलेगा। भारत में सड़कों का यात्री यातायात में महत्वपूर्ण योगदान है, जो कुल यात्री यातायात का लगभग 87% है। हाँ, लेकिन नेशनल हाईवेज करके आपका एक चैप्टर है पिनेकल की बुक में, या फिर भाई और जो स्टैटिक की बुक है उसमें आपको मिल जाएगा एक चैप्टर नेशनल हाईवे करके। तो उस चैप्टर को आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये पॉइंट मिलेगा कि 87% जो आपका यातायात है वह लगभग भारत सड़कों का है। अगला प्रश्न है यहाँ से, रुद्राक्ष पाटिल इज एसोसिएटेड विथ डैश। तो रुद्राक्ष पाटिल डैश से जुड़े हुए हैं, तो ये जुड़े हैं शूटिंग से। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये भी आपका लेवल 2 का प्रश्न है थोड़ा, क्योंकि जितना शॉर्ट प्रश्न है, मतलब जितना छोटा प्रश्न है उतना ही हार्ड प्रश्न है। रुद्राक्ष पाटिल एक युवा भारतीय निशानेबाज हैं, जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है।
ये आपका करंट अफेयर से प्रश्न है, आपको जो स्पोर्ट्स चैप्टर है उसमें नहीं मिलेगा पढ़ने को, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ से कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस इंक्लूड्स द फैमिली ऑफ टर्टल्स। तो निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग कछुआ के परिवार को शामिल करता है। तो ये भाई एक कोल्ड ब्लडेड एनिमल है आपका टर्टल, तो ये आपका आ जाएगा ट्रेप्टेलिया में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है, सरीसृप परिवार से यह बिलोंग करता है आपका टर्टल। ये आपका लेवल 1 का प्रश्न है। अगर आपने थोड़ा सा भी बायो में मतलब कि ध्यान लगाया होगा, मतलब ध्यान से बायो को पढ़ा होगा, जो फाइलम चैप्टर है, तो आपको अच्छे से पता होगा। कछुए सरीसृप वर्ग में आते हैं जो ठंडे खून वाले होते हैं और अंडे देते हैं। तो ये ठंडे खून वाले होते हैं और अंडे भी देते हैं टर्टल्स। अगला प्रश्न है यहाँ से, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2001 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन रीजन दैट इंडिया मेन माइग्रेट। तो भारत की 2001 की जनगणना के अनुसार भारतीय पुरुषों के प्रवास का मुख्य कारण क्या है। तो भारतीय पुरुषों के प्रवास जो आपका है, इसका मुख्य कारण है वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट, काम और रोजगार। भाई बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है लेकिन सरकार मानने को तैयार ही नहीं है। चलिए, और ये आपका लेवल 1 का प्रश्न है, क्योंकि भाई ये आम बात है, आप आराम से इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार काम और रोजगार भारतीय पुरुषों के प्रवास का मुख्य कारण है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट, और ये आपका लेवल 1 का प्रश्न है। अगला प्रश्न यहाँ से, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैव इनेक्टेड द कैटल प्रिजर्वेशन एक्ट 2021 इन जुलाई अगस्त 2021 टू रेगुलेट द स्लॉटर एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कैटल्स। निम्नलिखित में से किस राज्य ने जुलाई अगस्त 2021 में मवेशी संरक्षण अधिनियम 2021 लागू किया था। तो ये आपका क्या है भाई, कैटल प्रिजर्वेशन एक्ट जो है आपका, इसे लागू किया था असम राज्य ने। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, असम। और ये आपका लेवल 2 का प्रश्न है थोड़ा, क्योंकि ये आपका करंट अफेयर का प्रश्न है, और ये 3 साल पहले का प्रश्न पूछा, नहीं 3 साल पहले का ही प्रश्न आपका समझिए हो जाएगा। और 2024 में पूछा है, 2021 का ये करंट अफेयर का प्रश्न है। असम सरकार ने मवेशी की रक्षा और उनकी संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए 2021 में मवेशी संरक्षण अधिनियम लागू किया था। अगला प्रश्न यहाँ से, विच टाइप ऑफ गैमेट्स आर फाउंड इन स्पायरोगैरा। तो स्पायरोगैरा में कौन से प्रकार के युग्मक पाए जाते हैं। तो स्पायरोगैरा में आपका इसोगैमस एंड नॉन फ्लैटलेट्स, समगामी और कसाभ रहित आपके जो युग्मक हैं वह पाए जाते हैं। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये आपका लेवल 2 का प्रश्न है, इसे लेवल 2 मार्क कर लीजिएगा। और इससे पहले वाला भी आपका लेवल 2 का ही प्रश्न था। अगला प्रश्न है यहाँ से कि द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव प्राइमरली फोकसेस ऑन विच सेक्टर। मेक इन इंडिया पहल जो आपका है मुख्य रूप से किस क्षेत्र में केंद्रित है। तो ये आपका केंद्रित है मैन्युफैक्चरिंग में, और ये आपका लेवल 1 का प्रश्न है, क्योंकि आप इसका जवाब आसानी से दे सकते हैं अगर थोड़ा सा भी इकोनॉमिक पढ़ा होगा तो। मेक इन इंडिया पहल का उद्देश्य भारत में विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना और निवेश को आकर्षित करना है। अगला प्रश्न है यहाँ से, Which of the following was not on the basis which of the following was not one of the basis attributes of Ashoka's Dhamma। निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के धर्म में मूल गुणों में से एक नहीं है। तो इसमें आपका राजनीतिक एकीकरण था, अहिंसा था और धर्मनिरपेक्षता था, लेकिन आपका ब्रह्मचर्य सेलिबेसी नहीं था। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। यह आपका लेवल 2 का प्रश्न है, इसे आपने मतलब कि बहुत कम ही बुक में आपको देखने को यह मिलेगा। हाँ, ये जैसे कि सेलिबेसी आपका करके तो नहीं मिलेगा, लेकिन ये जो आपका है राजनीतिक एकीकरण, अहिंसा, धर्मनिरपेक्षता, ये आपको सभी बुक्स में देखने को मिल सकता है। अशोक के धर्म में अहिंसा, धर्मनिरपेक्षता महत्वपूर्ण थी, लेकिन ब्रह्मचर्य इसमें शामिल नहीं था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सेलिबेसी। अगला प्रश्न है यहाँ से, एन रंगास्वामी स्वर्ण इन एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ पुडुचेरी इन मई 2021 व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्टी ही फॉर्म्ड। तो एन रंगास्वामी ने मई 2021 में पुडुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उन्होंने किस पार्टी का गठन किया। तो इन्होंने गठन किया था ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस पार्टी का। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस पार्टी का इन्होंने गठन किया था। और ये आपका लेवल 2 का प्रश्न है।
क्योंकि करंट अफेयर का प्रश्न है भाई वो थोड़े हार्ड ही होते हैं। अगला प्रश्न यहाँ से है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर रिगार्डिंग मोशन एंड देयर एग्जाम्पल। गति और उनके उदाहरणों के बारे में गलत जोड़ी की पहचान करें। तो ट्रांसलेटरी मोशन का एग्जाम्पल आपका दिया है कि बॉल फॉलिंग फ्रॉम द क्लिफ, एक गेंद जो चट्टान से गिर रही हो, ये आपका ट्रांसलेटरी मोशन का एग्जाम्पल है। अगला है पीरियोडिक मोशन। तो पीरियोडिक मोशन जो घड़ी की सुइयाँ होती हैं, ये सही एग्जाम्पल है। हैंड्स ऑफ अ क्लॉक। और ऑसिलेटरी मोशन का एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है कि अर्थ मूविंग अराउंड द सन। कंपन गति का यहाँ पर जो एक उदाहरण दिया है वह दिया है कि अर्थ मूविंग अराउंड द सन, ये आपका गलत उदाहरण दिया है। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और ये आपका लेवल 1 का प्रश्न है, इसको आप पढ़कर मतलब आराम से उत्तर दे सकते हैं। यह आपकी गलत जोड़ी है, क्योंकि पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना घूर्णन गति है, ना कि कंपन गति है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, और ये आपका लेवल 1 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि विच गैस इज इवॉल्व्ड व्हेन आयरन वाटर रिएक्ट्स। तो आयरन जब लोहे और पानी की प्रतिक्रिया होती है तो कौन सी गैस निकलती है? तब आपका हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाइड्रोजन। ये भी आपका लेवल 1 का प्रश्न है। अगला अगला प्रश्न यहाँ से अगला शिफ्ट का पहला प्रश्न क्या है कि गंगूबाई हंगल बिलोंग टू डैश। गंगूबाई हंगल डैश से संबंधित हैं। तो यह संबंधित है किराना घराना से। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा कि गंगूबाई हंगल जो हैं यह किराना घराना से बिलोंग करती हैं, संबंधित हैं किराने घराने से, जो कि एक भारतीय शास्त्रीय संगीत गायक है। अरे, शास्त्रीय संगीत घराना है आपका, यह है किराना घराना। और ये आपका लेवल 1 का प्रश्न है। अगर आपने आर्ट पर्सनालिटी चैप्टर को अच्छे से कवर किया है तो आप इस प्रश्न का उत्तर आसानी से दे सकते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ से कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय जिला एक औद्योगिक जिला है? तो यह है कोटा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। कोटा आपका एक औद्योगिक जिला है। कोटा एक प्रमुख औद्योगिक जिला है जो अपने उर्वरक, रासायनिक और इंजीनियरिंग उद्योगों के लिए जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी, और ये आपका लेवल 1 का प्रश्न है। ये आपका फैक्ट है, तो भाई फैक्ट तो याद ही रहने चाहिए आपको। अगला प्रश्न है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया ऑफ ड्रग्स। निम्नलिखित में से कौन सा दवाओं का वर्गीकरण मापदंड नहीं है? तो केमिकल स्ट्रक्चर, ये आपका दवाओं का वर्गीकरण का मापदंड है। आणविक लक्ष्य, ये भी मापदंड है। व्यवहारिक स्थिति, बिहेवियरल कंडीशन जो आपका है, ये कोई मापदंड नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट जो आपका है, औषधीय प्रभाव, ये भी आपका एक क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया है ड्रग्स का। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, और ये आपका लेवल 1 का प्रश्न है। एक केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ चैप्टर से आपका प्रश्न पूछा गया है। दवाओं का वर्गीकरण रासायनिक संरचना, आणविक लक्ष्य और औषधि प्रभाव पर आधारित होता है, ना कि व्यवहारिक स्थिति पर। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है यहाँ से, द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज कॉल्ड ऑफ आफ्टर विच ऑफ द फॉलोइंग इंसिडेंट। असहयोग आंदोलन को निम्नलिखित में से किस घटना के बाद समाप्त कर दिया गया था? तो कॉल्ड OFF का अर्थ होता है आपका समाप्त करना। यह आपका एक फ्रेज है भाई, तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो यह आपका कॉल्ड ऑफ हुआ था चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, और ये आपका लेवल 1 का प्रश्न है। गांधी जी से संबंधित जितने भी आंदोलन हैं और कब शुरू हुए थे, कब समाप्त हुए थे, क्यों समाप्त हुए थे, क्यों शुरू हुए थे, ये भाई आपको पता रहना चाहिए। तो चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने अहिंसा की नीति का पालन करते हुए असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, क्योंकि भाई हिंसा भड़क गई थी चौरी चौरा में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है यहाँ से, विथ रेफरेंस टू ईश्वर चंद्र विद्यासागर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने बाल विवाह और पॉलीगैमी के विरुद्ध आपका प्रोटेस्ट किया था। ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है कि ड्यू टू हिज एफर्ट द हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट 1856 वाज इंट्रोड्यूस्ड। तो उनके प्रयासों से पहला हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 लागू हुआ था। यह भी आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। और थर्ड स्टेटमेंट दिया है कि ही वाज प्राइमरली नोन फॉर हिज स्कॉलरशिप इन पर्शियन लैंग्वेज।
तो वह मुख्य रूप से फारसी भाषा में अपनी विविधता के लिए जाने जाते थे। तो ये आपका कोई करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है जो कि आपका संबंधित है ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी से। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, ए एंड बी स्टेटमेंट आर ओनली करेक्ट। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया था और बाल विवाह व बहुविवाह का विरोध किया था, जबकि उनकी विद्वता संस्कृत में थी ना कि फारसी में। तो यहाँ यह आपका लेवल 1 का प्रश्न है। जो भाई महत्वपूर्ण पर्सनालिटीज है उनके बारे में आपको इतना तो पता रहना ही चाहिए। अगला प्रश्न आपका है यहाँ से, व्हाट हैपन व्हेन टू फोर्सेस एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑन एन ऑब्जेक्ट। जब किसी वस्तु पर दो बल विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं तो क्या होता है? तो आपका एक्शन रिएक्शन फोर्स कार्य करता है, तो आपका नेट जो फोर्स है वो 0 हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। वस्तु पर कार्य करने वाला शुद्ध बल दोनों बल के अंतर के बराबर होगा, और यह आपका करेक्ट आंसर है। और यह आपका लेवल 1 का प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 6। इसे L1 मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि इसे आप भाई सिंपली पढ़कर उत्तर दे सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ से, विच इंडस्ट्रियल पॉलिसी मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ लिबरलाइजेशन इन इंडियन इंडस्ट्री रिड्यूसिंग द रेस्ट्रिक्शन ऑन द प्राइवेट कंपनीज। तो किस औद्योगिक नीति ने भारतीय उद्योग में उदारीकरण की शुरुआत की और निजी कंपनियों पर प्रतिबंधों को कम किया? तो यह इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991, औद्योगिक नीति 1991 थी यह, जिसमें आपका लिबरलाइजेशन लाया गया था। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, और ये आपका लेवल 1 का चैप्टर है। आपको पिनेकल की बुक में इंडस्ट्री चैप्टर मिलेगा, इंडस्ट्री या फिर इंडस्ट्रीज करके एक चैप्टर है, उसको आपने पढ़ लिया अच्छे से तो मतलब ऐसे प्रश्न आपके छूटने वाले नहीं है एकदम। तो आपने अगर नहीं पढ़ा है तो जल्दी से जल्दी इस चैप्टर को कवर कर लीजिए, चाहे किसी भी स्ट्रैटेजी के बुक से आप इस चैप्टर को पढ़ सकते हैं भाई। तो 1991 की औद्योगिक नीति ने भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण और निजीकरण की शुरुआत की, जिससे कई प्रतिबंध हटाए गए थे। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न यहाँ से, द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू होल्ड द अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप इज डैश। तो अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो पहली भारतीय महिला इनमें से कौन है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अंतिम पंघाल। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है अंतिम पंघाल, और ये आपका लेवल 2 का प्रश्न है। अंतिम पंघाल ने अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में यह उपलब्धि हासिल कर देश को गौरवान्वित किया। अगला प्रश्न यहाँ से क्या है आपका, द नेम ऑफ द स्ट्रेट बिटवीन द पैसिफिक एंड द आर्कटिक ओशियन सेपरेटिंग द चुक्सी पेनिसुला ऑफ द रसिया फर ईस्ट फ्रॉम द सीवर्ड पेनिसुला ऑफ अलास्का इज द डैश। तो प्रशांत और अंटार्कटिक महासागर के बीच जलडमरू मध्य का नाम, जो रूसी सुदूर पूर्व के चुक्सी प्रायद्वीप को अलास्का से सीवार्ड प्रायद्वीप से अलग करती है। तो इस स्ट्रेट या फिर जलडमरू मध्य का क्या नाम है? तो इसे आपका कहा जाता है बेरिंग जलडमरू मध्य। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, और यह आपका लेवल 1 का प्रश्न है। यह आपको प्रश्न स्ट्रेट चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। स्ट्रेट चैप्टर आपको किसी भी स्टैटिक जीके के बुक में मिल जाना चाहिए। अगर वह चैप्टर नहीं है तो भाई आप पिनेकल की बुक उठाइए सीधे तौर पर और उससे पढ़िए। अगला यहाँ से जो आपका बेरिंग जलडमरू मध्य है, बेरिंग जलडमरू मध्य आपका रूस और अलास्का के बीच प्रशांत और आर्कटिक महासागरों को जोड़ती है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेरिंग जलडमरू मध्य। अगला प्रश्न है यहाँ से, विच कमिटी आइडेंटिफाई द एग्जिस्टेंस ऑफ लीगल प्रोविजन फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सम ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज। किस समिति ने कुछ मौलिक कर्तव्यों के कार्यान्वयन के लिए कानून प्रावधानों की पहचान की थी? तो यह समिति थी जस्टिस वर्मा समिति। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, और यह आपका लेवल 1 का प्रश्न है। लेवल 1 का क्योंकि भाई जितने भी समिति हैं आपके जितने भी कमिटीज हैं जो कि संबंधित हैं आपके फंडामेंटल ड्यूटी से,
ये आपको रटे हुए होने चाहिए, क्योंकि इससे प्रश्न आपका बनता है हर एग्जाम में, ये आपको अच्छी तरह पता है। तो ये आपका लेवल 1 का प्रश्न है। न्यायमूर्ति वर्मा समिति ने मौलिक कर्तव्यों के कार्यान्वयन के लिए कानूनी प्रावधानों को स्पष्ट किया था। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है यहाँ से, एनगेलिन वरुवन वन एमंग यू इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग चीफ मिनिस्टर। तो उंगलिन, ये भाई आप में एक, अरे वन अपान यू एक पुस्तक है आपकी, और इसके ये आपकी ऑटोबायोग्राफी है किस मुख्यमंत्री की, ये आपसे पूछा है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका MK स्टैलिन। ये जो ऑटोबायोग्राफी है वह है MK स्टैलिन की, और ये आपका लेवल 2 का प्रश्न है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर की भाई ऑटोबायोग्राफी में यह थोड़ा उतना प्रसिद्ध नहीं है। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए, उंगलिल ओरुवन जो आपका है, यह MK स्टैलिन की आत्मकथा है, जिससे उनके जीवन और राजनीतिक यात्रा का वर्णन है। इसमें आपका MK स्टैलिन के जीवन और राजनीतिक यात्रा का वर्णन है। अगला प्रश्न है यहाँ से, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द पार्लियामेंट एंड इट्स प्रोसीडिंग्स। तो भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद संसद और उसकी कार्यवाही से संबंधित हैं। तो संसद और उसकी कार्यवाही से संबंधित अनुच्छेद है आपके आर्टिकल 79 टू 122। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, और ये आपका लेवल 2 का प्रश्न है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 से 122 संसद और इसकी कार्यवाही का वर्णन करते हैं। वैसे तो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब कि जो जब आप इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स पढ़ेंगे पॉलिटी सेक्शन में तो आपको ये पढ़ाया जाएगा, लेकिन फिर भी भाई मैं इसे L2 मार्क करा दे रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों में से बहुत लोग होंगे जिन्हें ये आर्टिकल याद ही नहीं होंगे। तो चलिए, ये आपका L2 लेवल 2 का प्रश्न है, इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ से, व्हाट वाज इंडियाज एनुअल एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट एज पर द 2011 सेंसस। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की वार्षिक घातीय वृद्धि भारत की वार्षिक घातीय वृद्धि दर क्या थी। तो यह आपका वृद्धि दर कितना था यह बताना है हमें। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका 1.64%। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की वार्षिक घातीय वृद्धि दर थी आपका 1.64%, और यह आपका लेवल 2 का प्रश्न है। भले सेंसस चैप्टर से है, लेकिन आप इसे एक बार पढ़कर करेक्ट आंसर इसका टिक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भाई आपको बहुत ही नियर में आंसर दिया गया है 1.10, 1.64, 4.34 ऐसे करके, तो ये आपके लिए थोड़ा टफ है। अगला प्रश्न यहाँ से क्या है कि द कुचिपुड़ी डांस बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। कुचिपुड़ी नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो कुचिपुड़ी नृत्य जो है आपका यह संबंधित है आंध्र प्रदेश राज्य से। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, और यह आपका लेवल 1 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है यहाँ से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। निम्नलिखित में से कौन सा एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है आपका प्रोपेन C3H8। इसमें क्या होता है कि आपको सिंगल बॉन्ड देखने को मिलेगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। इसकी संख्या, आप हाइड्रोजन की संख्या गिनेंगे तो आपको मिलेगा 8 संख्या, और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आपका सिंगल बॉन्ड्स पाए जाते हैं। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, और ये आपका लेवल 1 का प्रश्न है। अगर एक फैक्ट आपको पता है तो आप इसका सही उत्तर लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ से, द फाइनल मैच ऑफ IPL 2023 वाज होस्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज। IPL 2023 का फाइनल मैच निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था। तो यह आपका आयोजित किया गया था अहमदाबाद में। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, और यह आपका लेवल 1 का प्रश्न है, क्योंकि भाई ये आपका नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आपका आयोजित किया गया था अहमदाबाद में IPL 2023 का फाइनल मैच। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है यहाँ से, विच ऑफ द फॉलोइंग राजीव गांधी नेशनल सद्भावना अवार्ड वाज कन्फर्ड ऑन उस्ताद अमजद अली खान। निम्नलिखित में से कौन सा राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार उस्ताद अमजद अली खान को दिया गया था। तो यह पुरस्कार था 21वां पुरस्कार। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21st अवार्ड था यह, राजीव गांधी नेशनल सद्भावना अवार्ड, और ये आपका लेवल 2 का प्रश्न है। इस प्रश्न पर आपको 2 बार, मतलब कि 2 बार इस प्रश्न को आपको पढ़ना पड़ेगा एग्जाम में।
उस्ताद अमजद अली खान को 21वां राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार उनके संगीत और समाज में योगदान के लिए प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न यहाँ से, अ लार्ज नंबर ऑफ वर्ड आर डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड गो मीनिंग काउ। जैसे कि जो आपका हिंदी में है गौ, उससे आपका उसका अर्थ होता है काउ, उससे आपका कुछ वर्ड डिराइव्ड है। अ वेल्दी पर्सन वाज नोन एज डैश इन द वैदिक टाइम। तो बहुत सारे शब्द जो आपके हैं गौ शब्द से बने हैं, जिसका अर्थ है गाय। वैदिक काल में एक धनी व्यक्ति को डैश के रूप में जाना जाता था, तो उसे गोमत कहा जाता था। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, गोमत। जैसा कि भाई जो वेल्थी आदमी होते थे ना वैदिक काल में, वो गाय को दान में मतलब कि दिया करते थे। अब भाई जो अमीर है मतलब कि वो भाई कुछ महंगी वस्तु दान में करेगा ना, ये चीज़ें होती थी पहले। तो आपका इसी से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोमत। और ये आपका लेवल 1 का प्रश्न है। ये आपको अगर आप लूसेंट की बुक पढ़ते हैं ना, तो उसमें पहले या दूसरा चैप्टर पर मिल जाएगा आपको। वैदिक 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 जो पॉइंट होगा उसमें उसमें आपको ये चीज़ पढ़ने को मिलेगा। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए। वैदिक काल में धनी व्यक्ति को गोमत कहा जाता था, जिसका अर्थ है गायों का स्वामी। अगला प्रश्न यहाँ से, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है। तो भाई इसको याद करने का एक ही तरीका है ना, ये मेरी प्रभा भाई ये उत्तर प्रदेश में रहती है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। बस सिंपल सा चीज़ है, सिंपल सा ट्रिक ऐसे बना लीजिए कि जैसे जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसमें आप लोग ट्रिक बनाते हुए चलिए ना, जो किसी का अगर नाम दिया है तो उसको चाचा भैया भतीजा कुछ भी ऐसे बनाकर, मतलब ऐसे आप ट्रिक बनाकर याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर है चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड, तो ये आपका लोकेटेड है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये आपका लेवल 1 का प्रश्न है। अगर आपने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चैप्टर को कवर किया है किसी भी स्टैटिक जीके के बुक से, तो आप इस उत्तर का जवाब बहुत ही आसानी से देख सकते हैं, बहुत ही कम समय में, एक ही बार इस प्रश्न को पढ़ने के बाद। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है और यहाँ कई प्रकार के वन्यजीव पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ से कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इनमें से आपका सही कथन है कि नेशनल इनकम इज एनएनपी 8 फैक्टर कॉस्ट। 8 फैक्टर कॉस्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। और ये आपका लेवल 2 का प्रश्न है। थोड़े से जो फॉर्मूले होते हैं, कुछ फॉर्मूले थोड़े हार्ड हैं आपके इकोनॉमिक के। राष्ट्रीय आय को शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी और कारक लागत को फैक्टर कॉस्ट कहा जाता है के रूप में परिभाषित किया जाता है। आपका राष्ट्रीय आय जो है उसको एनएनपी के रूप में परिभाषित किया जाता है, और फैक्टर कॉस्ट कारक लागत जो है आपका उसे एफसी के रूप में परिभाषित किया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ से, हु अमंग द फॉलोइंग फेमस बैडमिंटन प्लेयर ओन स्विस ओपन 2022। निम्नलिखित प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ियों में से किसने स्विस ओपन 2022 जीता था। तो यह जीता था पीवी सिंधु जी ने। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, पीवी सिंधु। और ये आपका देखिए करंट अफेयर का प्रश्न है, इसलिए इसे L2 मार्क कर रहा हूं मैं। अगला प्रश्न है यहाँ से, द डैश पोर्टल इज अ प्लेटफॉर्म provided by the government of India for farmer to attain any information related to agriculture। डैश पोर्टल भारत सरकार द्वारा किसानों को कृषि से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए प्रदान किया गया एक मंच है। तो इस पोर्टल का नाम था फार्मर्स पोर्टल। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। भाई देखो फार्मर के लिए है ना, तो फार्मर्स पोर्टल ये आपका होगा, क्योंकि मोदी जी थोड़ा मैचिंग नाम रखते हैं। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फार्मर्स। और ये आपका लेवल 1 का प्रश्न है। वैसे तो ये आपका योजना चैप्टर से है, तो आप लोग योजना चैप्टर जो आपका क्या कहते हैं उसे भाई, स्कीम स्कीम चैप्टर है, उससे आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो फार्मर्स पोर्टल किसानों के लिए कृषि से संबंधित जानकारी और संसाधनों का एक आधिकारिक स्रोत है। आधिकारिक स्रोत है आपका फार्मर्स पोर्टल। अगला प्रश्न है यहाँ से, व्हाट इज आई गॉट लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन अप्रैल 2020। तो अप्रैल 2020 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया आई गॉट क्या है। तो आई गॉट का क्या फुल फॉर्म है ये बताना है, या फिर आई गॉट क्या है। तो यह एक ऑनलाइन पोर्टल है, यहाँ पर तो सब में दिया है। देखिए ये वाला तो ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा,
गलत कैसे हो जाएगा भाई, ये आपका ऑनलाइन पोर्टल था। रुकिए, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। जो आई गॉट है ना, ये आपका ऑनलाइन पोर्टल था, ट्रेनिंग पोर्टल था फॉर कोविड-19 मैनेजमेंट। कोविड-19 प्रबंधन के लिए एक ऑनलाइन प्रशिक्षण पोर्टल था, जो कि 2020 है ना। तो भाई देखिए 2020 में आपका कोविड ही आया था, तो इसी से संबंधित आपका एक पोर्टल लॉन्च किया गया था, आई गॉट। और ये आपका लेवल 2 का प्रश्न है, क्योंकि 4 साल पुराना करंट अफेयर है आपका। आई गॉट पोर्टल को कोविड-19 प्रबंधन के लिए सरकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने हेतु लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है यहाँ से, द प्रतिहाराज हु फर्स्ट हैड देयर कैपिटल एट भिनमाल, अरे ये भिनमाल में ही कैपिटल था, प्रोविंसेस ड्यूरिंग द रूल ऑफ डैश। तो प्रतिहार जिन्होंने सबसे पहले अपनी राजधानी भिनमाल में स्थापित की, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान प्रमुखता में आए। तो यह प्रमुखता में आए थे ड्यूरिंग द रेन ऑफ नागभट्ट प्रथम। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, नागभट्ट प्रथम। और ये आपका लेवल 2 का प्रश्न है, थोड़ा सा आपको इसके बारे में सोचना पड़ेगा। नागभट्ट प्रथम के शासनकाल में प्रतिहार साम्राज्य की स्थापना और प्रमुखता में वृद्धि हुई थी। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। अगला और अंतिम प्रश्न है आपके इस आज के इस वीडियो लेक्चर का। तो यह प्रश्न है कि इन इंडिया टीचर्स डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन 5 सितंबर टू मार्क द बर्थडे ऑफ डैश। तो भारत में शिक्षक दिवस प्रतिवर्ष 5 सितंबर को किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है आपका डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये आपका बहुत ही आसान प्रश्न है भाई, क्योंकि आप लोग बचपन से स्कूलों से ही मनाते हुए आ रहे होंगे हैप्पी टीचर्स डे। तो ये आपका हैप्पी टीचर्स डे से ही प्रश्न था। तो यह है सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, जिनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में आपका 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाया जाता है। तो यहाँ से 50 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा और मेरा ये इनिशिएटिव भी पसंद आया होगा, जो आपका लेवल 1 और लेवल 2 करके क्वेश्चंस को मार्क करते हुए चल रहा हूँ मैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो लेक्चर पसंद आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।